नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। कहते हैं राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। आजकल ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को लेकर। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA गठबंधन को बने 7 महीने हो गए। जून से दिसंबर के बीच अभी तक 4 मीटिंग भी हो चुकी है। पटना से दिल्ली तक इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें 2024 की रणनीति पर चर्चा तो हुई, लेकिन कोई एक राय नहीं बन पाई। विपक्ष का तो ये तो तय है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है। विपक्ष के पास इसकी प्लानिंग भी है, लेकिन लोकसभा चुनाव को सिर्फ 4 महीने बचे हैं, उनको धरातल पर नहीं लाया जा सका है। पटना, चेन्नई और मुंबई में फोटो सेशन का दौर चला, मगर गठबंधन की गाड़ी 7 महीनों में 2 कदम भी नहीं चल पाई। मीटिंग में कभी ममता रूठी तो कभी नीतीश तो कभी लालू यादव नाराज हो गए। अब विपक्षी गठबंधन की जो चौथी बैठक कल देश की राजधानी दिल्ली में हुई, उसमें एक अहम बात जो निकलकर सामने आई वो है ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री फेस के रूप में आगे बढ़ाना। लेकिन उसमें भी कई पेच फंसते नजर आए। दरअसल विपक्ष की चौथी बैठक में इंडिया गठबंधन के 28 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया और 28 पार्टी के नेताओं ने अपने अपने विचार रखे। AIDM के नेता वाइको ने बैठक के बाद बताया कि ममता बनर्जी और केजरीवाल ने विपक्ष के PM फेस के रूप में खड़गे के नाम का प्रस्ताव दिया। साथ ही यह भी तय हुआ कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों द्वारा जनवरी के दूसरे हफ्ते तक सीटों के तालमेल को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के ऐलान में सिर्फ 4 महीने बचे हैं और गठबंधन के पास राज्यों के हिसाब से कन्वेनर का चुनाव, सीट शेयरिंग, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, मैनिफेस्टो और चुनावी कार्यक्रम जैसे फैसले पेंडिंग पड़े हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चौथी बैठक में इंडिया गठबंधन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। संशय इस बात में भी है कि क्या 2024 के चुनाव में मोदी वर्सेस खड़गे होंगे या फिर विपक्ष की सियासत में कुछ और भी देखने को मिलेगा। 2024 के मुकाबले में विपक्ष का आखिर क्या होगा फैसला, ये बड़ा सवाल है। तो विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA की चौथी बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई। इस बैठक में आम चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी की अगुवाई वाले NDA के खिलाफ अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक से कुछ ठोस तो निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन फिलहाल गठबंधन में शामिल विपक्ष दलों में एकजुटता का संदेश जरूर तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच गया है। एक दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने वाली ममता बनर्जी ने बैठक के दौरान संयोजक का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि गठबंधन को संयोजक की जरूरत है, क्योंकि ऐसा कोई चाहिए जो सभी 28 दलों के साथ समन्वय बनाए, तालमेल रखे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इंडिया गठबंधन के संयोजक के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का सुझाव दे दिया। इस बात का जिक्र करते हुए वो दलित समुदाय से आते हैं, जिसका गठबंधन को फायदा भी होगा। दिलचस्प बात यह है कि विपक्षी गठबंधन की बुनियाद रखने वाले उसके शिल्पकार नीतीश कुमार को शुरुआत से संयोजक पद का दावेदार माना जाता रहा है। ममता ने खड़गे को संयोजक बनाने की बात छेड़ी तो अरविंद केजरीवाल उससे एकदम आगे बढ़कर कांग्रेस अध्यक्ष को गठबंधन की तरफ से PM कैंडिडेट बनाने का सुझाव दे दिया। उन्होंने कहा कि खड़गे को न सिर्फ संयोजक बनाया जाए, बल्कि उन्हें PM पद के लिए विपक्ष की तरफ से चेहरा भी घोषित किया जाए। केजरीवाल ने कहा, मैंने कुछ रिसर्च की है और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि अगर हम चुनाव में किसी दलित चेहरे के साथ जाएं तो उसका बड़ा फायदा होगा। अब तक कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बन पाया है और इससे हमें काफी मदद मिलेगी, खासकर कर्नाटक में। दिल्ली CM की इस बात पर ममता ने भी सुर में सुर मिलाए, लेकिन PM कैंडिडेट के तौर पर अपना नाम बढ़ाए जाने से खड़गे असहज हो गए और उन्होंने इससे पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें बीजेपी को हराने पर फोकस करना है। PM कौन बनेगा इसका फैसला चुनाव के बाद लिया जाना चाहिए। इस दौरान खड़गे ने यह भी जोर देते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी किसी भी पद के लिए अपनी जातिगत पृष्ठभूमि का इस्तेमाल नहीं किया। आपको बता दें कि मीटिंग से एक दिन पहले तक ममता बनर्जी ये कहती दिख रही थी कि गठबंधन की तरफ से PM कौन होगा ये बाद में देखा जाएगा, चुनाव बाद तय किया जाएगा। ऐसे में आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस अध्यक्ष को विपक्ष की तरफ से PM पद का चेहरा बनाने की पुरजोर वकालत करने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सियासी शतरंज की बिसात पर चली गई इस चाल का निशाना कहीं और हो?
हो सकता है कि दोनों नेता ये सोच रहे हों कि गांधी परिवार को पीएम कैंडिडेट के तौर पर राहुल गांधी के ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे को तरजीह देने से रहा, इसलिए खड़गे का नाम उछालने के पीछे ये रणनीति हो सकती है कि इससे पीएम कैंडिडेट का मामला चुनाव तक टल जाएगा। इससे राहुल गांधी के हाथ में या उनके हाथ से कह लीजिए कि इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम पद के लिए चेहरा बनने का मौका फिसल जाएगा। दरअसल पीएम पद के लिए दावेदारी की बात करें तो विपक्षी गठबंधन में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को कहीं न कहीं लगता है कि पीएम पद की दावेदारी पर उसका स्वाभाविक हक बनता है। हर बड़ी पार्टी का नेता खुद को पीएम कैंडिडेट के तौर पर देख रहा है, उन्हें खुद में पीएम मटेरियल दिखता है। नीतीश की पार्टी जेडीयू उन्हें पीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी जब तक अरविंद केजरीवाल को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए पोस्टर बैनर लगाते रहते हैं। ममता बनर्जी की भी नजर पीएम की कुर्सी पर है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी अखिलेश यादव में भावी प्रधानमंत्री का अक्स देखते हैं। सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है। छत्रपों की महत्वाकांक्षा उन्हें राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर शायद ही स्वीकार करने देगी। इसलिए पीएम मोदी के मुकाबले विपक्ष की तरफ से चेहरा कौन होगा ये तय नहीं हो पा रहा है और निश्चित तौर पर कई बड़े सवाल भी हैं कि आखिर क्या होगा, वो चेहरा कौन होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम दो लोगों की तरफ से यदि आया, सुर में सुर मिलाए गए, तो क्या ये एक बात अभी इस वक्त सही थी? क्या राहुल गांधी को साइड करने की बात है? बाकी लोगों का क्या होगा? कुल मिलाकर एकजुट रहेंगे या नहीं? कई बड़े सवाल हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। ये तय किया गया, जो खास तौर पर तेजस्वी जी ने भी एम्फेसाइज किया, कि हमें मोदी जी मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं। हमें 5 वैसे मुद्दे देने हैं जो इन्होंने इम्फेटिकली उन्होंने कहा, जो लोगों को लगे कि ये मेरे मुद्दे हैं। चाहे रोजगार का मुद्दा हो, पेंशन का मुद्दा हो, रोजमर्रा की जिंदगी का मुद्दा हो, बच्चों के भविष्य का मुद्दा हो, बेहतर स्वास्थ्य का मुद्दा हो, इस तरह के मुद्दों का चयन कर। ये मैं समझता हूं उपलब्धि इस मीटिंग की रही कि मुद्दों पर बातचीत हो, मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम हो, सीट शेयरिंग विद इन 3 वीक्स एट ए स्टेट लेवल शुड बी एंश्योर्ड। ये तय कर लेना चाहिए कि नीतीश जी नाराज हो गए, लालू जी नाराज हो गए। कोई नाराज नहीं हुआ। नीतीश जी प्रणेता हैं, शुरुआत उन्होंने ही की थी, और लालू जी एक अभिभावक की भूमिका में आज भी उन्होंने निर्देश दिया कि देखो वक्त थोड़ा ज्यादा बीत गया, अब सब कुछ टाइम बाउंड पीरियोडिकली ये तय करना होगा। लालू जी की पॉलिटिक्स से जो भी वाकिफ है, उन्होंने कहा मिलके रहो, विलंब हो गया, 101 इंश्योर करिए, सीट शेयरिंग करिए, एक दूसरे के खिलाफ बयान मत दीजिए। ये मुद्दे थे। बिल्कुल सुनी गई, समझी गई, और उस पर बाकायदा खड़गे साहब ने कहा कि रूमर पर हम लोगों को तवज्जो नहीं देना चाहिए। नहीं, खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है? तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल। इंडिया गठबंधन की बैठक में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने, दोनों ने मिलकर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम प्रस्तावित किया था। मुझे लगता है कि इस विषय पर अब चर्चा होगी, डायलॉग और डिस्कशन के बाद डिसीजन लिया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एक बहुत बड़े नेता हैं इस देश के। मुझे बतौर राज्यसभा सांसद उनकी लीडरशिप में काम करने का मौका मिलता है राज्यसभा में, और उनका एक 55 साल का एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिटिकल करियर रहा है। वो एक पॉलिटिकल ल्यूमिनरी के साथ साथ एक सोशल रिफॉर्मर भी रहे, और बहुत ही संघर्षशील जीवन रहा उनका। मुझे लगता है कि उनके अनुभव से, जो एक साधारण ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता के तौर पे उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी थी, आज उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके अनुभव से बहुत लाभ देश को हो सकता है, और वो एक मैं कहूँ एक बहुत बढ़िया नेता साबित होंगे। अरे भाई, कुछ नहीं था, फोटो सेशन का चौथा मीटिंग थी। अच्छा फोटो सेशन हुआ, और उसमें सबसे बड़ी बात हुई कि लालू जी और नीतीश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं रहे, बायकट करके निकल गए। अब क्या होगा उस इंडी का?
गठबंधन का, वो गठबंधन टोटल फेल है। वो बस खाओ पियो फोटो खिंचाओ जाओ। लालू जी तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लगता है खाओ पियो फोटो सेशन कराओ और जाओ, जो गठबंधन है वो बिल्कुल फेल है और उसका कुछ नहीं होगा। एक बात बीजेपी की, दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी हो या टीएमसी हो, यहां से स्टेटमेंट्स हैं कि एक चेहरे की बात हो रही थी कि कौन हो सकता है, तो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया। तीसरी बातें जो निकल कर आई हैं कि क्या इन सब के पीछे या दलित चेहरे को लाने के पीछे वाकई कोई एक मंशा है, क्या राहुल को साइडलाइन करने के लिए आगे बढ़ाया गया है दलित चेहरा, और यदि नहीं भी होता तो उनकी जगह कौन होता। इन सब के बाद, इन सब से इतर कांग्रेस खुद या जेडीयू या तमाम लोग ये कहते हैं कि इलेक्शन हो जाए उसके बाद डिसाइड होगा कि चेहरा कौन होगा, क्योंकि अभी पहला मकसद है कि जीतना है। अच्छा, इन सब से इतर नीतीश कुमार को जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो करता धरता रहे हैं, शुरुआत उनकी तरफ से हुई है, लालू जी की राजनीति का अनुभव है, जो अलग कहते हैं मिलकर रहो। देखिए, सबके अपने अपने एक अनुभव हैं और इसके बाद ही शायद ये एक गठबंधन सामने आया था। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि शुरुआत में जब देखिए कितना मनमुटाव हुआ, कोई बैठक से चला गया, किसी की प्रॉपर बातचीत नहीं हुई, लेकिन अब ये सब एक साथ होकर काम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो प्रभावी होगा, ये बात बिल्कुल सही है कि वो चेहरा कौन होगा, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप मिलकर क्या अपनी बात रख रहे हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी है, सीट शेयरिंग पे कितना प्रभाव पड़ेगा। ये सब वो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं 24 की दिशा को क्लियर करेगा। चलिए इस चर्चा को भी आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या मत है। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए स्वामीनाथन जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामीनाथन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए सबीना आलिया हमारे साथ जुड़ी हैं। सबीना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखने के लिए जगनारायण सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं। जगनारायण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए शुभंकर भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं। शुभंकर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शुभंकर जी आपसे, और आपसे इसलिए भी सबसे पहले मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। शुभंकर जी, ये जो स्टेटमेंट ममता बनर्जी का आया कि एक नाम बार बार आ रहा था, कौन चेहरा होगा, कौन चेहरा होगा, वो कहीं ना कहीं उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया। ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे ही क्यों? और इसलिए भी क्योंकि बाकी लोग जो हैं, जो इस गठबंधन के, उनकी ये राय थी कि हम अभी इलेक्शन पर फोकस कर रहे हैं, इलेक्शन होने के बाद तो फिर जो एक सहमति बनती है वो चेहरा सामने आएगा ही। लेकिन अभी से इनका नाम सामने रखने के पीछे कोई मंशा है? देखिए, जैसे कि आपका पूरा रिपोर्ट देखकर अब सवाल ये है कि आप कैसा चुनाव देखना चाहते हैं। देखिए, एक 2020 का एक क्रिकेट का खेल भी होता है ना, वो भी आपको वन साइडेड पसंद नहीं होता। तो फिर भले ही आप जितने ही हो सकता है, भाई सबकी अपनी अपनी लाइकिंग होती है, सबका अपना अपना एक फेवरेटिज्म होता है। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे इस पैनल में हो या कहीं पे हो, बीजेपी आर द फेवरेट्स, वो जीतने के लिए फेवरेट्स हैं। लेकिन क्या आप ऐसा मैच देखना चाहेंगे जहां पे आप पहले से डिक्लेयर कर दे, अरे भाई खेल की जरूरत ही नहीं है, भाई यहाँ तो इंडिया जीत गई? तो सवाल इसी तरीके से है। एक खेल में अगर आपने कयास लगाए और ये जितने भी कुछ करें, यहाँ पे भी बनने दीजिए। अभी देखिए, इंडिया अलायंस की जहां तक बात है, अनलाइक एनडीए अलायंस, ये बार बार कहा जाता है एनडीए के जैसा नहीं। एनडीए में अगर हम चेहरे के हिसाब से देखें तो बताइए, जिन वहां पे जितने पार्टीज हैं उसमें से आधे से ज्यादा पार्टीज ऐसे हैं जिनका एक सीट तक नहीं है। वहीं पे आज इंडिया अलायंस में जितने पार्टीज हैं उसमें ज्यादातर सभी में बड़े चेहरे मौजूद हैं। अगर उस हिसाब से आज के दिन में एक अलायंस आपस में आके किसी एक चेहरे के ऊपर, शुभंकर जी, आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। हेलो, हाँ, आप बोलिए। कुछ मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू है। हेलो, हाँ बोलिए, एक बार फिर से बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए अब जी। तो देखिए, जहां पे आज एक बार एक अलायंस में आज एक
चेहरे के ऊपर कंसेंसस लाने की कोशिश की जा रही है। बात यहाँ पे नहीं, अगर आपने शुरुआत में देखा हो तो दीदी पहले सबसे पहले जो नाम जो यहाँ पे खड़गे जी का ऊपर किया, उन्होंने कहा देखिए पहले तो कन्वेनर चाहिए आपको, एक कन्वेनर। हम लोग ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, अभी सीटों का भी आपस में बंटवारा होना है, वो सारी बातें अभी सामने आनी है। एक ऐसा कन्वेनर जो सबको जो स्वीकृत हो, और उसमें आज के दिन में एक सब ये अच्छी बात है। आज एक अगर राजनीति के पटल पर अगर जहां पे आप, इसलिए ये सारा चुनाव वगैरह किया जाता है कि कम से कम आपके यहाँ पे जो प्रजातंत्र है वो बना रहे। अगर वो प्रजातंत्र आज के दिन में मजबूत होता है, आपके सामने ऐसे चेहरे आ रहे हैं जो कि आपको एक विकल्प भी दे सकता है, तो उसको स्वीकार करने में असुविधा क्या है? ठीक है, चलिए वापस आती हूँ आपके पास। स्वामीनाथन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी राकेश जी, आपका आवाज पहुंच रही है। स्वामीनाथन जी, एक बात आई है, अभी शुभंकर जी भी कह रहे थे। देखिए, मुख्य रूप से सवाल ये नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ही चेहरा क्यों। ये बात मैंने इसलिए उठाई है कि फिलहाल 2 जगह से नाम उनका ही आया, चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से हो या टीएमसी की तरफ से हो। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है, एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो समन्वय का काम उस लास्ट इलेक्शन तक करे। तो एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अभी भी कुछ डाउटफुल है, कुछ डाउट है कि वो समन्वय नहीं बन पाएगा उन तमाम लोगों के बीच में? अपने आप में मुझे लगता है वो चेहरे इतने दिग्गज हैं जो राजनीतिक दल इस गठबंधन में है कि उनकी अपना एक नेतृत्व, उनकी अपनी एक छवि है। उनमें समन्वय ना बन पाना, अभी भी यदि ये बात हो रही है, उसके लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करने की जरूरत है, तो फिर आगे कैसे चलेंगे? से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ जो आज कल मीटिंग हुई, और उसमें हमारे इंडिया गठबंधन के चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे टीएमसी की नेता हमारी ममता बनर्जी, सारे लोगों ने एक अपना राय दिया मजबूती के साथ। जो 55 साल का अनुभवी नेता हमारे त्याग तपस्या का प्रतिमूर्ति हैं, जो बचपन से ही ऐसा उनके साथ घटना घटा, जो अपने माँ को अपने आंखों से जलते देखे और उस दर्द पीड़ा के साथ मजबूती से देश को चुनकर देश की सेवा में निरंतर काम करते रहे। 9 बार से विधायक, राज्यसभा, लोकसभा, मंत्रिमंडल में, भारत सरकार में और स्टेट में मंत्रिमंडल में रहे। अनुभवी नेता और सूझबूझ वाले और एससी के एक मजबूत स्तंभ है जो सबको साथ सहयोग। लेकिन वो बोले कि हमको अभी नहीं, अभी जो पहले हमारे अपना आप काम हम लोग कमर कस ले, काम करने का जरूरत है। जिस तरह से देश में आज संसद भवन में जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, डराने की कोशिश है, और हमारे इतने सांसदों को जिस तरह से पार्लियामेंट से निकाल कर निष्कासित कर दिया जा रहा है, उनको संसद भवन में जाने से, अपने आवाज को उठाने से, जिस तरह से संसद भवन में बच्चे घुस जाते हैं और बताते हैं कि हम बेरोजगारी का मुद्दा है, और बेरोजगारी इतना आलम बन चुका है देश में कि आज सबसे बड़ा हमारा इंडिया गठबंधन एक बहुत मजबूत स्तंभ। स्वामीनाथन जी, ठीक है, लेकिन मेरा मुख्य रूप से सवाल है, आप लोगों की हाल ही में बैठक हुई है, क्या अभी भी कमी महसूस हो रही है समन्वय की? जो एक समन्वय स्थापित करने वाला चाहिए, शीट शेयरिंग कैसे करेंगे? क्या उसके लिए भी एक व्यक्ति होगा? जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आए तब तक कैसे? देखिए राकेश जी, सीट शेयरिंग सारा चीज अब ये लास्ट मीटिंग होगा तो सारा सिस्टम बन जाएगा। सीट का कोई झगड़ा नहीं है, अब हमको समन्वय का झगड़ा है। समन्वय का झगड़ा है, समन्वय बन चुका है। हर पार्टी ने अपना अपना राय दे चुका है। ये इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए उस तरह का बात करेंगे जो वाले हैं, नेशनल डीलर ऑफ अडानी कंपनी का जो है, वो कई तरह का बात करेंगे। अब हम लोग को भ्रमित करने के लिए, तोड़ने के लिए, और कई तरह का मुद्दा उठा के, जैसे हम आपके सुने बिहार के हमारे नेता, और जिस तरह से बता रहे हैं फोटो सेशन चल रहा है, और फोटो सेशन तो आप लोग से शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से। फोटो सेशन धर्म का घूट पिलाना, जात पात में बांटना, जनता को एक इंजेक्शन दे दिए, 500 रुपया का फ्री राशन लो और वोट दो। अब जनता को हम लोग उनको आंखें खोलने का काम करेंगे, उनके दरवाजे तक जाकर अपने बात को रखेंगे कि देखिए देश का विकास अब
दूर करना है तो इंडिया गठबंधन को आगे लाकर आप देश की उन्नति और प्रगति, जिस तरह से 70 साल का जो ये लोग अलापते रहे हैं और जो ये 9 साल में 1 लाख करोड़ कर्ज कर लिए, जो 55 लाख करोड़ हमारा 70 साल में हुआ, और उसके बाद विकास का प्रोपगंडा आप देखते हैं कि कोई एजेंडा नहीं है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। ठीक है जगनारायण जी, इंडिया ठीक है स्वामीनाथन जी, वापस आती हूँ। जगनारायण जी आवाज पहुंच रही है? मिल रही है। जगनारायण जी, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि इस पूरे गठबंधन की शुरुआत और करता धरता और ये तमाम लोगों को प्रतिक्रिया में सुना, नीतीश कुमार का नाम लिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से एक चेहरे की बात हो रही है इस गठबंधन के लिए, वो मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं। अभी एक बात और निकल के आई कि इन सब से पहले समन्वय स्थापित करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है। तो क्या, मेरा सवाल वही आपसे भी है, इसको किस तरह से आप ले रहे हैं? क्या यहाँ पे भी एक समन्वय स्थापित नहीं हो पाएगा? चेहरे को लेकर दूसरी चीज शीट शेयरिंग की बात होगी, उसमें कैसे करेंगे? क्योंकि सबका अपना अपना एक वर्चस्व है और ये बात पहले भी आई है कि सहमति नहीं बन पाती थी इस गठबंधन में। देखिए, सीट शेयरिंग का जहां तक सवाल है तो अभी तक 350 सीट पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मात्र 2-3 प्रांत की समस्या है, पंजाब की है, दिल्ली की है और बंगाल की है। तो मोटा मोटी ये तय हो गया है कि जिन इलाकों में, जिन स्टेटों में जो पार्टियां मजबूत है वो इस सीट को तय करेगी कि कौन कितना लड़ेगा। और कोई कठिनाई होगा तो फिर राष्ट्रीय नेतृत्व से कोऑर्डिनेशन करके 350 सीट पर अभी तक आपको राखी वर्मा जी पूरे साउथ से लेकर जो सीट का एडजस्टमेंट है, महाराष्ट्र हुआ, सारा सीट मिला लीजिए तो 350 सीट पर 350 सीट पर कोई असहमति और शेयरिंग की जरूरत नहीं है। वहां कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। बिहार में भी कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश है, वहां भी कोई एक्सरसाइज की खास जरूरत है। कांग्रेस इस बात को मान चुकी है कि जिन इलाकों में जो क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है उसको प्राथमिकता के आधार पर हम सीट शेयरिंग करेंगे। चलिए, जहां तक आपका क्या मत है? बात है, ठीक है जगनारायण जी, आपका क्या मत है चेहरे को लेकर? चेहरे पर हम लोगों ने बार बार यही कहा, इंडिया गठबंधन ने, कि हम चुनाव परिणाम के बाद प्रधानमंत्री के चेहरे को तय करेंगे। और हमने जनता पार्टी के प्रयोग में भी यही किया। जनता पार्टी के रिजिम में भी किसी का नाम तय नहीं था और अंतिम समय मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये चेहरा, ये तो एक बहस चलती थी पहले, हुआ आफ्टर नेहरू। तो सवाल है कि चेहरे के हिसाब से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा तय था क्या? राजस्थान में चेहरा तय था क्या? चेहरे से मतलब नहीं है। तो इनका जो मकसद है तो इनका चेहरा नहीं चाहिए। ये चेहरा बदलते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। फेस का यहाँ सवाल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी फेस का ही सवाल चर्चा कर रही है, मीडिया में चर्चा करा रही है। ये हम लोगों ने पहले से ही, शुरू से ही कहा है कि हम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री या कोई फेस तय करेंगे। चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे तय होगा कि कौन हमारा प्राइम मिनिस्टर का फेस होगा। और ये फेस का कोई मतलब नहीं है। ये जनता प्रयोग हो चुका है 77 में, उस समय कोई फेस तय नहीं था। तो आपके जो गठबंधन के लोग हैं, चाहे वो यहाँ से आम आदमी पार्टी हो या फिर टीएमसी हो, ये लोग क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले रहे हैं? ये भी तो आप ही के गठबंधन के हैं। इनको राय रखने की आजादी है और उन्होंने अपनी राय को जाहिर की। राय तो फाइनल नहीं हुआ, इसको मान्यता भी तो नहीं मिली। खड़गे साहब ही नहीं बोले कि हाँ हम तैयार हैं। तो नाम लेने का इनको आजादी है, डेमोक्रेसी है। इनका सुझाव था और इनके सुझाव के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इन्होंने जो सुझाव दिया वैसा थोड़े हुआ कि इंडिया गठबंधन तय कर लिया कि खड़गे साहब इसके प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे। और एक बात ध्यान रखिए, राखी वर्मा जी, इस देश में वोट लेने के लिए, वोट बैंक के लिए बहुत नाम वसुंधरा का बनाया जाता है, चौहान का बनाया जाता है। तो राजनीतिक रूप से बहुत सारी चर्चाएं होती है और उससे समाज में, देश में मैसेज आता है। कोई सोचेगा खड़गे साहब बनेंगे, कोई सोचेगा कि नीतीश जी बनेंगे, कोई सोचेगा कि ममता बनर्जी बनेगी। वोटरों को तरह तरह से आकर्षित करने की पॉलिटिकल पार्टियां काम करती हैं। तो उनका सुझाव है कि खड़गे साहब को ही बनाया जाए। तो सुझाव तो कोई तय नहीं हुआ कि खड़गे साहब ही इसका नेतृत्व करेंगे, प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे। हम तो बार बार ये बोलते हैं कि हम लोग बार बार ये प्रचार करते हैं कि नीतीश कुमार को इधर कर दिया गया, उधर कर गया।
नीतीश कुमार बार बार बोलते हैं हमको कोई पद का मतलब नहीं, हमारा मतलब है कि इस देश के इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है, इस देश के संविधान को बदलने का प्रयास हो रहा है, इस देश के डेमोक्रेटिक स्पिरिट को समाप्त किया जा रहा है। इन चीजों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हम लोगों ने इमरजेंसी में इन्हीं सब सवालों पर लड़ा था और समाजवादी तहरीक के लोग इस बात पर आवादा है, इस बात के लिए डिटरमाइंड है कि नेतृत्व का प्रश्न नहीं है, प्रधानमंत्री का प्रश्न नहीं है। ये देश रहेगा तो बहुत प्रधानमंत्री बनेंगे और हटेंगे रहेंगे। हमारे पार्टी की सोच है कि सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में जो काम कर रही है, जो लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है, संविधान को ध्वस्त करना चाहती है और पूरे इतिहास को बदलना चाहती है, ठीक है, इसको रोकने के लिए हम इंडिया गठबंधन को आमंत्रित करके और इसके गाड़ी को हम इसके तहरीक को आगे बढ़ाने का ठीक है। काम कर चलिए रहे हैं। जगनारायण जी वापस आऊंगी। रविंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? रविंद्र जी, वही देखिए महत्वपूर्ण सवाल है। एक तो यही है कि ये भी एक सवाल बन गया है कि क्या राहुल को साइडलाइन करने के लिए दलित चेहरे को आगे बढ़ाया गया है। दूसरी चीज ये भी है कि रिकॉर्ड में यदि देखें तो एज ए पीएम कोई दलित चेहरा नहीं था तो उसका फायदा मिल सकता है। तीसरी चीज उनका व्यक्तिगत अनुभव, वो कितनी बार जीते हैं, ये भी बात मैटर करती है। अब क्योंकि दो जगह से ये राय उनके नाम की आई है और जिस तरह से अभी जेडीयू का जो पक्ष रख रहे हैं उन्होंने भी ये कहा कि ये व्यक्तिगत राय गठबंधन के बाकी लोगों की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग अपना अपने बारे में सोच रहे हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब सब लोग एक हैं और अच्छी बैठक हो रही है और एक साथ ये निर्णय है कि हमें आगे बढ़ना है, तो सीट शेयरिंग में भी मुझे लगता है जरूरत किसी समस्या की आएगी नहीं। फिर ये बीच में जो समन्वय स्थापित करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत पड़ रही है, उसकी क्या जिम्मेदारी है? देखिए, कोई भी संगठन चलाने के लिए एक कोऑर्डिनेटर की जरूरत पड़ती है। और जब हमारी आखिरी मीटिंग मुंबई में हुई थी तब हम लोगों ने 4 कमेटियां बनाई थी और ये बात हुआ था कि अगली मीटिंग में हम लोग कोऑर्डिनेटर नियुक्त करेंगे और अलग अलग पार्टियों से कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए गए थे। एक सारी पार्टियों का मिलकर कोऑर्डिनेशन कमेटी तय होनी थी। अब बात यह है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा कौन नहीं होगा, संवैधानिक रूप से इसकी कोई बाध्यता नहीं है। तो संवैधानिक प्रक्रिया है कि जो पार्टी जीत के आएगी, बहुमत अपना अध्यक्ष को बताएगी, वो अपना नेता चुन लेगी, वही प्रधानमंत्री हो जाएगा। लेकिन मोदी जी के टाइम से जब राजनाथ जी ने उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय किया, तब से परंपरा चल पड़ी है। तो हम लोग जो 2004 में लड़े थे तो सब लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही नीति के कारण हम इकट्ठा हुए और सरकार बनाए और 10 साल तक साथ में रहे। उस समय भी एक ऐसी घटना घटित हुई थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने पद स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने जिसको प्रपोज कर दिया वो हमारे 10 साल प्रधानमंत्री रहे। अभी यह बैठक हुई हम लोगों की, एक नाम प्रपोज किया गया हमारे गठबंधन के नेताओं द्वारा, शीर्ष नेताओं द्वारा, और उस नाम को बैकअप भी किया गया। लेकिन जिसका नाम प्रपोज किया गया था उन्होंने बड़ी सद्भावना से कह दिया कि यह प्रक्रिया चुनाव के बाद की है, तो हम आप इसको चुनाव के बाद तक प्रोलॉन्ग कर दे, क्योंकि इससे पहले डिस्कशन करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब विषय आता है कि इंडिया गठबंधन क्या 38 दलों का एनडीए गठबंधन बन जाए। चर्चा तो हमारी 28 दलों की हो रही है, लेकिन 38 दलों की नहीं हो रही है। अगर हमारी 28 दलों की चर्चा हो रही है तो जाहिर सी बात है हम जिंदा हैं। उस 38 दलों की चर्चा नहीं हो रही है तो ये एकदम डेफिनेट है कि वो गठबंधन जिंदा नहीं है। हो सकता है एक आदमी हो खाली उसमें, क्योंकि तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है ना रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी तो कह चुकी है उनके पास एक चेहरा ऐसा है जो सब पे भारी है, तो उनको कहाँ जरूरत है। उस चेहरे ने खुद ही कहा कि मैं अकेला सब पर भारी। यह शब्द पूरे लोकतंत्र को शर्मसार करता है। वो भी लोकतंत्र के मंदिर में, लोकसभा में बैठ के अगर प्रधानमंत्री कहता मैं अकेला सब पर भारी, तो ये संवैधानिक शब्द ही नहीं है पहली बात तो ये। और ये रिकॉर्ड में रहेगा, आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी कि एक प्रधानमंत्री ऐसा भी हुआ था जो लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के कहा था कि एक अकेला सब पे भारी। तो हमारे वहाँ प्रक्रिया नहीं है इंडिया गठबंधन में। ठीक है, जब हम 2004 में भी थे। एक रविंद्र जी मुझे थोड़ा सा, हाँ बस एक महत्वपूर्ण सवाल, सीट शेयरिंग को लेकर भी कुछ बोल दीजिए, क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी, सब बहुत अच्छे से। बात हुई थी, हाँ मुंबई में बात हुआ था, ये हुआ था कि 400 सीटें ऐसी रहेंगी जहां पर हम अकेला उम्मीदवार उठाएंगे। इसी दिशा में सारी गतिविधियां जारी हैं। तो 400 सीटें
या इससे ज्यादा भी सीटें निकल के आएंगी जहां पर एक ही आदमी लड़ेगा। और कांग्रेस इस मामले में पूरी तरीके से सहमत है और हर तरीके से सपोर्ट कर रही है इंडिया गठबंधन को। तो मुझे लगता है 2024 में हम लोग किसी भी परिस्थितियों में बीजेपी की राज को हटा दें। ठीक है, चलिए रमाकांत जी, आवाज पहुंच रही है? जी रमाकांत जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारी चीजें अभी इतने सारे ये मुझे तो लगता है जितने लोग बैठे हैं आरपी श्रीवास्तव जी को छोड़ के सब इंडिया गठबंधन के एक अंश हैं, एक घटक हैं, एक दल हैं और ये पूरी ताकत के साथ जैसा कि बात भी हो रही है, कुछ कुछ नाम भी आ रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेके भी पूरी प्लानिंग है उनकी कि पूरी तरह से वो तैयार हैं। लेकिन वो आपका जो दल है, आपका जो गठबंधन है, उसको लेकर भी कई सारे सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती हो सकता है? ताकि जी मैं यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ये कोई इंडी अलायंस कुछ है नहीं। ये आप लोग या हम लोग जो जैसे समझ रहे हैं जो इंडी अलायंस है, ये कुछ है नहीं। ये वो चीज है जैसे हम लोग कभी कभी चुनाव के वक्त क्या होता है, ये चुनाव से पहले जब हम लोग बूथ लेवल के कार्यकर्ता के पास जाते हैं और कहते हैं भैया आप लोग चाय आपके ही घर पे हम पियेंगे, ये वो चीज है। इंडी अलायंस कुछ है नहीं। जितनी बातें यहाँ पर कर लें, इंडी अलायंस का एक एक जितना भी पार्टी के दल के नेता है यहाँ पे, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, इनका भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। ये कहीं कोई दो मत नहीं है, ये इफ और बट वाली बात ही नहीं है। अब क्या चल रहा है यहाँ पर, 4 मीटिंग हो रही है, कन्विंसिंग चल रही है। अभी एक दूसरे को जो है सो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई तुम एक दूसरे के खिलाफ मत बोलना, भाई एक कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले लिया गया, राहुल गांधी जी को साइड कर दिया गया। महत्वाकांक्षा ऐसी बड़ी है जो नीतीश कुमार जी को साइड कर दिया गया, राहुल गांधी जी को साइड कर दिया। ममता बनर्जी जी अपने आप को पता नहीं क्या डिक्लेयर कर लिया वहां पर। देखा जो कि हर तरह से आप देखेंगे जो इंडी अलायंस का जो भी मीटिंग हो रहा है, केवल ये खेल हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा। देश की जनता देख रही है। अब मैंने कहा भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार क्यों कहा, मैं इसलिए कहा मैंने जो कि इनके जो राज्यसभा के सांसद है कांग्रेस के 351 करोड़ निकल रहा है। टीएमसी के जो नेता थे पार्थो चटर्जी, वहां से 50 करोड़ निकला। अब देखिए महुआ मित्रा प्रश्न पूछने के लिए संसद के अंदर में पैसे लेकर के प्रश्न पूछती है। तो ये जनता क्या समझते हैं आप जनता को? जनता इतनी बेवकूफ है क्या? जनता बिल्कुल बेवकूफ नहीं है और समझदार है। कोई शराब का घोटालेबाज है, कोई चारा घोटालेबाज है। यहाँ पर तो सारे घोटालेबाजों की एक बिल्कुल मीटिंग हो रही है। भाई तुम चाय पर आओ, हम एक दूसरे को डिस्कस करेंगे, कौन कितना शेयर लेगा, कौन कितना ये लेकिन लेगा। रमाकांत जी, उनका राजनीतिक अनुभव देखा जाए और साथ में जब सीट शेयरिंग की बात होगी और उनके जो सुझाव आएंगे और वो एक मत से यदि आएंगे तो उनको कम नहीं आंका जा सकता। अब आ रहा हूँ उसी विषय पे। हाँ। ताकि जी आपने कहा जो कि सीट शेयरिंग की बात हुई, हाँ। आपने देखा होगा 2019 के अंदर में 5 ऐसे स्टेट थे जहां पर 198 सीटों के ऊपर में कांग्रेस कहीं मुकाबले में नहीं थी। ये मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, आप डाटा चेक कर लीजिए। 198 सीट, 5 स्टेट, यूपी की बात कर रहा हूं, बिहार की बात कर रहा हूं, झारखंड की बात कर रहा हूं, वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूं। ये आपने देखा होगा 198 सीटों पर कांग्रेस कहीं नहीं था। क्षेत्रीय दलों से भाजपा का सीधा मुकाबला था। अब आइए एमपी के अंदर में, राजस्थान के अंदर में, जहां पर कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला है भाजपा का, क्षेत्रीय दल कोई है नहीं। अब एक चीज बताइए, सीट शेयरिंग होगी, ये तो चलिए ये इनके इंटरनल मामले की बात है, लेकिन जनता तो कहीं ना कुछ समझना चाहती है ना, जो कि जनता भी तो देखे जो कि जो इंडी अलायंस बन रही है, ये भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार जिस तरह से इन लोगों ने बना रखा है इन लोगों ने, तो आखिर जनता भी तो चाहती है। तो मुझे ये लगता है जो कि कम से कम ये भ्रम की स्थिति में जनता वो देख चुकी है, क्योंकि 3 स्टेट का जो रिजल्ट आया है वो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है उन्होंने, जो कि आपको 2024 के अंदर में किसको वहां पर केंद्र के अंदर में स्थापित करना है। जनता बड़ी समझदार है राखी जी। मैं तो यही चीज कहना चाहता हूं, जो कि आज के डेट में जब हमारी अर्थव्यवस्था 10वें पोजीशन पर थी, आज हम तीसरे की बात कर रहे हैं, और ये लोग उस अर्थव्यवस्था की बात करते हैं जो कि भाई व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था हमारी कैसे बढ़ जाए। कोई 351 करोड़ तो हो सकता है अगले बार में आपको 400 करोड़ मिलेगा किसी के पास में। तो ये जो इंडी अलायंस है ये जनता देख रही है और निश्चित तौर पर 2024 के अंदर में इनको बिल्कुल सबक सिखाएगी। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। स्वामीनाथन जी 1 मिनट रुकिएगा, 2 प्रतिक्रिया और हैं वो आ जाएं, उसके बाद आ रही हूं आपके पास। सबीना जी,
आम आदमी पार्टी का भी ये समर्थन है, मल्लिकार्जुन खड़गे हों। दूसरी चीज, एक बात सीट शेयरिंग को लेके जिन स्टेट्स के नाम अभी आ रहे थे उनकी भी बात है, भाई पंजाब भी है, दिल्ली भी है। मुझे एक बात बताइए कि क्या इस चेहरे का नाम जो लिया गया है वाकई में, क्योंकि अब एक भी हैं तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि राहुल गांधी को साइडलाइन करना है। अच्छा, ये बोलने के लिए मैं अधिकृत भी इसलिए नहीं हूं क्योंकि अभी आप लोगों को खुद एक समन्वय करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है, तो आप लोगों के बीच क्या चल रहा है ये भी नहीं पता। बीजेपी तो कह ही रही है कि सिर्फ एक गठबंधन हो गया है, कैसे संभालेंगे। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि इस वक्त पे जो एक काम करना है, साथ में करना है, सीट शेयरिंग बड़ा गंभीर है, उन सबकी सहमति बनाने के बाद वो चेहरा आएगा जब इस इलेक्शन को आप लड़ लेंगे। राकेश जी, पहले तो मैं बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल का। और जो रही बात, आप सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, और मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं रही हूँ, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि अगर गठबंधन से, अगर इंडिया गठबंधन से तो दिक्कत तो हुई है। अगर दिक्कत नहीं होती तो ये बात नहीं होती कि सारे लोग एक साथ हो गए। अभी इन्होंने एक बात कही कि भाई कांग्रेस के घोटाले पकड़े जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के घोटाले पकड़े जा रहे हैं, सारे विपक्ष के घोटाले पकड़े जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कोई घोटाला ही नहीं पकड़ा जा रहा, क्योंकि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता कोई घोटाला कर नहीं रहा, बीजेपी का कोई मंत्री कोई घोटाला नहीं कर रहा। जनता तो ये भी देख रही है ना, जनता सब कुछ देख रही है कि बीजेपी क्या कर रही है, जनता सब जान भी रही है। सिर्फ और सिर्फ 24 के चुनाव को लेकर बात नहीं चल रही है। और ये रही बात हमारे बीच में जो कि हम प्रतिनिधि किसको बनाए, पीएम चेहरा किसे बनाए, पीएम चेहरा तो बहुत बात की बात है। पहले हमारे देश में जो ये हिटलर शाही चल रही है, पहले के जमाने में हिटलर शाही चल रही थी, और अभी ये बहुत बड़ी वाली हिटलर शाही जो चल रही है कि सारे विपक्ष ही खराब है, और जो हमारे सामने पक्ष में बैठे हैं उनके कोई नेता पे कोई दाग नहीं है। जिसके ऊपर चाहे 135 आरोप लगे हो, चाहे किसी के ऊपर कोई सा भी आरोप हो, वो सब विपक्ष एकदम बेदाग है। और जितने गठबंधन, इंडिया गठबंधन में जितने हमारे पक्ष वाले हैं, सबके पास वही बीजेपी के पास एक ही नारा है कि सारे लोग एक हो रहे, दूल्हा नहीं पता। अरे दूल्हा तो पता चल ही जाएगा, जनता बीच में, जनता तो जनार्दन है, दूल्हा तो पता चलना ही है। जब घोड़ी पे दूल्हा आएगा तो जनता को पता चलना ही है। तो पहले इंडिया गठबंधन को तो एक होने दीजिए। अगर इंडिया गठबंधन अगर एक हो रहा है, उससे आपको इतना डर लग रहा है कि इंडिया का नाम बदल के आप भारत कर रहे हैं। तो सबीना जी, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आप लोग एक नहीं है, और कैसे एक होना है? बैठ के तो इतनी हो गई। देखिए मैडम, बैठ के हो रही है, अभी हम एक है। किसने कह दिया कि एक नहीं है? एक है, लेकिन कार्य एक तरीके से करना है ना, इलेक्शन तो जीतना है। ठीक है, चलिए, इलेक्शन जीतना है, ठीक है, मैं समझ रही हूँ जिस समन्वय, ठीक है, जिस समन्वय के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है, मुझे लगता है वो भी शायद इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हो सकता है सीट शेयरिंग का मामला जब आए तब भी उसको एक एक व्यक्ति से बीच में एक, कहते हैं ना कि बात करने की कोशिश उसे करनी पड़े। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अब जब हो रही है कोशिश, जब एक्सेप्ट कर ही रहे हैं कि उसकी जरूरत है और क्यों जरूरत है, तो ये तो वही भूमिका निभाएगा। आरपी श्रीवास्तव जी, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि 24 का इलेक्शन बहुत नजदीक है, महत्वपूर्ण है, क्या मुद्दे होंगे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, क्या हो सकता है, लेकिन गठबंधन को लेके बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। एक तो चेहरा, और जिस तरीके से नाम आ गया मल्लिकार्जुन खड़गे का, 2 लोगों ने अपनी राय दी है, भले वो उनकी व्यक्तिगत राय हो, लेकिन क्या राहुल गांधी को वाकई साइडलाइन करने के लिए दलित चेहरे को आगे लाने की बात है, या दलित चेहरे को सामने रखकर एक रिकॉर्ड देखें, एज ए पीएम किसी का नहीं रहा तो क्या उससे एक बेनिफिट लेने की कोशिश है? तीसरा, जो सीट शेयरिंग होगी और जिस समन्वय वाले एक व्यक्ति को स्थापित करने की बात हो रही है, तो क्या अभी तक समन्वय बन नहीं पाया है? क्या सीट शेयरिंग में भी वो एक समन्वय बनाने की कोशिश करेगा? राकेश जी, आपने बहुत सारा सवाल कर दिया हमसे। हाँ। और यहाँ कई दलों के भी नेता बैठे, इंडिया अलायंस के भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं प्रवक्ता। 2-3 चीज़ों पर, दो तीन जो आपके सवाल हैं उनका हम जवाब जल्दी देने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये है कि जो इंडिया अलायंस है, जहाँ तक आपने कि राहुल गांधी को साइड लाइन, वहीं से हम शुरू करते हैं, साइड लाइन करने की बात। आप देख रहे होंगे कि पिछली बार भी जब सोनिया गांधी का नाम आया था पीएम के लिए, तो उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रोजेक्ट कर दिया था।
तो हमें लगता है राहुल गांधी अभी कोई ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की कि उनको पीएम बनाया जाए। हाँ, उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी के नेता जरूर ये चाहेंगे कि उनका नेता एक जो है उसको इस रेस में शामिल किया जाए। लेकिन जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस और भारतीय और जो है आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से नाम खड़गे जी का आगे बढ़ाया है, देखिए एक चीज़ को तो उन्होंने अपने आप को बैकफुट पर लिया है। ज़्यादा परेशानी यही हो रही थी कि ममता दीदी क्या कहेंगी, केजरीवाल मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मतलब दो लोगों पर तो पूरा था, लोगों को ये था कि भाई ये मानेंगे कि नहीं। कांग्रेस पार्टी से कोई चेहरा सामने ला करके एक बड़ा काम तो उन्होंने ज़रूर किया है, एक संकेत दिया है। अब आने वाले समय में पीएम बनना है नहीं बनना है उनको, अगर इंडिया अलायंस जीतेगा तो ही पीएम पद के दावेदार होंगे और फिर बनेंगे भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जहाँ तक कन्वीनर का सवाल है, जो बार बार संयोजक कौन होगा, एक नाम जरूर आगे बढ़ा है और नाम जो है कांग्रेस के नेता का बढ़ा है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो कहीं न कहीं जो इंडिया अलायंस जो 28 दल एक जगह इकट्ठा हुए हैं तो एकजुट होते नज़र आ रहे हैं। इस बार थोड़ी ज़्यादा मजबूती दिखी। हर बार जो है पता चला कि कहीं न कहीं कुछ परेशानी हो जाती थी, कोई नाराज़ होकर चला जाता था कोई कुछ। लेकिन इस बार में एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात है सीट शेयरिंग का, जहाँ तक आपका सवाल है। देखिए सब जगह बड़ी बात क्लियर है कि सीट शेयरिंग जो है वेस्ट बंगाल में कितनी होनी है। और कांग्रेस ने ये बार बार कह ली है, बार बार ये घोषणा की है कि अब जो है सीट शेयरिंग का उन राज्यों में जहाँ पर कि जो है क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहाँ पर वो किसी हद तक शेयरिंग कर सकते हैं। इनका अगर मकसद है, और इसीलिए शायद खड़गे जी का नाम आगे बढ़ा गया कि वो इस मामले को ज़्यादा संजीदगी से लेंगे। एक तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इंडिया अलायंस को किस चेहरे के सामने खड़ा होना है। मोदी जी का चेहरा है। अब मोदी जी का हिंदी पट्टी में, हिंदी बेल्ट में एक ऐसा चेहरा है जो पिछले चुनाव ले लीजिए, 2014 ले लीजिए, 2019 का चुनाव ले लीजिए, दोनों चुनाव में आपने देखा होगा बड़ा करिश्माई ढंग से उन्होंने जीत हासिल किया और बहुमत की सरकार बना लिया। अब फिर अभी 3 राज्यों के जो चुनाव हुए वहाँ भी देखा कि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। भले क्षेत्रीय नेता उनके जो नेता रहे हों, लेकिन फिर भी जो है पूरा फोकस मोदी जी पर। एक जो है सेमीफाइनल के टाइम में एक फेस को ट्रायल किया है, देखिए एक्सपेरिमेंट किया कि मोदी जी के चेहरे पर इन राज्यों में क्या होता, तो देखा तो एक तरफा जीत हुई है। तो इनको भी फेस करना इंडिया अलायंस को है। दूसरी बात है कि सामने एक जो दलित चेहरा जिस तरह से कहा गया लाने की कोशिश की जा रही है, तो निश्चित रूप से 2 बातें आती हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में। एक तो दक्षिण भारत में जरूर उनको गेन होगा इस बात का, पहली बात तो ये है। अभी वहाँ भारतीय जनता पार्टी हिंदी पट्टी जैसा कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई है, तो उन राज्यों में जरूर जो है खड़गे जी कारगर होंगे। इस बात को ममता जी भी जानती है, केजरीवाल भी जानते हैं। जहाँ तक ममता और केजरीवाल के बारे में, उस समय इन्होंने सरकार बनाया और मोदी जो भारतीय जनता पार्टी को अपने राज्य में घुसने नहीं दिया जब मोदी जी पूरे उफान पर थे। और आप देखे होंगे कि बंगाल में क्या सीटें मिली, किस तरह से उन्होंने पराजित किया। आप देखिए केजरीवाल जी को, देखिए मोदी सरकार आए 2014 के बाद उन्होंने 2 बार पूरी बहुमत से, भरपूर बहुमत से दिल्ली में सरकार में, जहाँ पर उनकी सरकार है। दूसरे बार पंजाब में बना। और तो और नगर निगम पर कभी कब्जा नहीं होता था, कांग्रेस भी नहीं कर पाती थी, भारतीय जनता, दिल्ली नगर निगम बात करें, दिल्ली की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो है आपने देखा होगा कि वहाँ पर उन्होंने जो है इसके चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल किया। तो आप ये देखिए कि इन घटना को समझते हैं लोग और इन पूरे सिनेरियो को समझते हैं। ये 2 ऐसे नेता हैं जिन्होंने जब अगर नाम बढ़ाया है तो निश्चित रूप से इनका नाम आगे बढ़ सकता है, अन्य दल भी इस पर सहमत हो सकते हैं। जहाँ तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये लोग कहीं न कहीं एक दूसरे से सीट शेयरिंग में भी कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो एक जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि एक चेहरा सामने आगे बढ़ाने की कोशिश हुई है। बिल्कुल। लेकिन इंडिया अलायंस के लिए इतना आसान नहीं है मोदी जी के चेहरे के सामने टिकना, इसलिए इनको एकजुट होना इनकी मजबूरी भी है। और आने वाले 2024 के चुनाव में राखी जी निश्चित रूप से एक कड़ी टक्कर देखने को मिलनी चाहिए। कितनी मिलती है कह नहीं सकते। देखिए मोदी जी का जो बॉडी लैंग्वेज है और जो उनका तौर तरीका, एक अकेला से, क्या मोदी जी इन सारे इंडिया अलायंस पर अकेले भारी पड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। स्वामीनाथन जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। राजीव जी, जिस तरह से बड़े भाई मिश्रा जी, रमाकांत मिश्रा जी बोल रहे थे, 351 करोड़ जो धीरज साहू के यहाँ पकड़ा गया इनकम टैक्स के रेट,
इनको शायद मालूम नहीं, धीरज साहू का परिवार 100 साल पुराना शराब का एशिया सबसे बड़ा व्यवसायी, और उसके बाद उनका कई प्रदेशों में बिजनेस है। उनका बिजनेस है कई हजार करोड़ का होगा। वो तो जवाब दिए कि हमारा ये पर्सनल पैसा है और मैं पार्टी से ना जोड़ा जाए, और उसका जवाब इनकम टैक्स को देंगे, वो भली बात थी। इसको मुद्दा बनाने का जो चोर मचाया शोर वाला ये धंधा कर रहे हैं। जिस तरह से बड़े बात बोलते थे कि हेमंत बिश्व शर्मा 12,000 करोड़ का आरोपी है, उसको सीएम बना लेते हैं, और अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना के गलबंदी करते हैं, और छगन भुजबल और नारायण राणे, जितने भ्रष्टाचारियों पर इनका बड़ा आरोप था, चाहे मुकुल राय पर, चाहे कई लोगों पर बड़ा आरोप था, उनको एक गलबंदी करके मोदी वॉशिंग पाउडर से धो लेते हैं। उसके बाद वो पवित्र हो जाता है, क्योंकि सत्ता, चुनाव आयोग और सारा सिस्टम का जो एक खेल खेला जा रहा है, ये देश जान रहा है कि जिस तरह से संस्था को अपंग और संविधान को तोड़ने के बदलने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से लोकतंत्र के मंदिर में कोई घुस जाता है और उसके बाद उस सांसद को, प्रताप सिंह महा को नहीं निकाला जाता है, बोला नहीं जाता है, बिगुड़ी जैसा अशब्द बोलने वाले सांसद को रिस्ट्रिक्शन नहीं किया जाता है, लेकिन जो उस पे सवाल खड़ा करता है उसको संसद से बाहर का दरवाजा दिखाया जाता है। ये अहंकार है। तो ये गठबंधन हमारा इंडिया, जो इंडी बोल रहे हैं, शायद इंडिया का स्पेलिंग इनको नहीं मालूम होगा, INDIA इंडिया बोला जाता है, इंडी नहीं होता है। चलिए, मेरा एक सवाल है जगनारायण जी से आपसे ही मेरा सवाल है, क्योंकि समय भी हो गया है, और इसलिए आपसे मेरा सवाल है क्योंकि अभी रमाकांत जी ने एक बात बोली थी, और पहला उन्होंने शुरुआती इससे करी थी कि ये जो इंडी अलायंस है इसका कोई वजूद नहीं है और ये कुछ भी नहीं है, इन्हें तो बस बोलना है, अपनी बातें करना है। और ये सवाल का जवाब मैं आपसे इसलिए लूंगी क्योंकि कहते हैं ना कि इस गठबंधन की शुरुआत के लिए जिसका नाम आया, नीतीश कुमार का नाम आया, उन्होंने सारी चीज को स्टार्टअप लिया, तो मुझे लगता है जवाब आप बेहतर देंगे। वो तो कुछ कह रहे हैं, उनके पास कोई चुनौती ही नहीं है, बीजेपी बिल्कुल फ्री है। जगनारायण जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। जगनारायण जी म्यूट। हाँ, अब बोलिए। जगनारायण जी, आप शायद म्यूट किया हुआ है आपने, अनम्यूट करके बोलिए, समय भी हो गया है, क्योंकि जल्दी से हो गया। हाँ, जल्दी से बोलिएगा। आवाज आ रही है ना? हाँ, अब आ रही है, जल्दी से बोलिएगा। रामाकांत मिश्रा जी ऐसी बात बोल रहे, लगता है कि ये गंगाजल से धोई हुई पार्टी बंगारू लक्ष्मण को इतिहास को लोग नहीं जानता है क्या? बंगारू लक्ष्मण पार्टी ऑफिस में पैसा लेके बैठे थे। मिश्रा जी, आपके 2 MP SIS के एजेंट थे, पाकिस्तान की एजेंटी कर रहे थे वाजपेयी जी के जमाने में। तो ये बात मत बताइए। और इंडिविजुअल घटना को, बंगारू लक्ष्मण पार्टी के अध्यक्ष के रूप में पैसा पकड़ा गया उनके पास, और ये इनके साहू जी तो इंडिविजुअल है। ये सारा देश जानता है कि हर पार्टियों में सारे सत हरिचंद नहीं बैठे हुए हैं, और आपके पार्टी में बैठे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कोई व्यवसाय कर रही है, पूरे देश में कहां से पैसा ला करके और जो है कर्जालय बना रही है। ये भ्रष्टाचार का अड्डा तो भारतीय जनता पार्टी खुद है। और दूसरे को रमाकांत मिश्रा जी बता रहे हैं, बंगारू लक्ष्मण आपके पार्टी का अध्यक्ष कार्यालय में पैसा लेके पकड़ा गया, और आप कह रहे हैं वो तो इंडिविजुअल है, हरा हुआ आदमी है, उसका व्यवसाय है, ईडी उसका जांच करेगी। मेरा कहना है कि मोदी जी के चेहरे पर ही सारा चुनाव लड़ा जा रहा है। तो कर्नाटक में क्विंटल का क्विंटल फूल जो है जेसीबी से फेंका गया, कहा गया मोदी जी का चेहरा। ठीक है, चलिए बीच में रोकूंगी क्योंकि समय भी हो गया है। मुझे लगता है विषय बड़ा है, लेकिन समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। 24 की रेस है, और कहते हैं ना कि इंडिया का फेस और इस गठबंधन का फेस कौन होगा, सीट शेयरिंग को लेके, ये सब बड़े कॉन्फिडेंस में है। लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस में होने के बाद भी इनको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत आन पड़ी है जो समन्वय का काम करेगा। मतलब कहीं ना कहीं एकजुटता में कहीं कोई सेंध है क्या? पहले ये एकजुट हो जाएं, फिर इसके बाद इनका चेहरा कौन होगा। कुछ लोग अभी से चेहरा बता रहे हैं, बीजेपी कहती है इस गठबंधन का कोई लेना देना ही नहीं है, हम तो बिल्कुल श्योर हैं। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर ये चुनाव वाकई में बहुत रोचक और दिलचस्प होने वाला है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि ज्यादा समय अब इसको बचा नहीं है। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।